आज का वीडियो बिल्कुल स्पेशल है क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात चलती है तो आज का यूथ बड़ा कंफ्यूज्ड है। आज का यूथ कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि जब उनके सीनियर से बात करते हैं तो वो अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे एफडी, एनएससी, केवीपी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ जब मिडिल एज में बात करते हैं तो वो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। और जब आज के यूथ अपने कलीग से बात करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड और एसआईपी की बात करते हैं। तो आखिर उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं आज के इस वीडियो में। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लैरिटी देगा कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनमें से आपके लिए सबसे यूजफुल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहले बात होती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले अपना ओरिजिनल अर्निंग सोर्स को डिसाइड कर लें कि आपका ओरिजिनल अर्निंग सोर्स कहाँ है। क्या आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका रेगुलर अर्निंग सोर्स क्या है वो इन्वेस्टमेंट से अलग होना चाहिए। यानी कि आपके पास एक मोटे रूप में यदि कहें, इन्वेस्टमेंट के अलावा ओरिजिनल जिसमें आप अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं वो इनकम होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसका मतलब पहला प्रिंसिपल तो ये कहता है कि आपको कोई ना कोई जॉब बिजनेस जरूर करना है जहां आपके पास रेगुलर कैश फ्लो आ रहा हो। उस कैश फ्लो से खर्चा करने के बाद में या पहले बचत कर लें या खर्चा कर लें, ये भी एक डिबेट का विषय है। ये इस डिबेट में अभी मैं नहीं जा रहा हूं। अभी मैं ये बात करता हूं कि खर्चा करने के बाद में जो भी पैसा आपके पास बचेगा उस पैसे को आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वो पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके लिए जानते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ट्रेडिशनली हम बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है एफडी, एनएससी, केवीपी किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पोस्ट ऑफिस में ही ये एनएससी केवीपी मिलती है, पोस्ट ऑफिस में एफडी भी मिलती है और सीनियर सिटीजन के लिए अलग एफडीज भी होती है। इसके अलावा जब हम ये तो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट हो गए, इनके बाद में हम बात करते हैं हमारे घर में फीमेल्स को, लेडीज को हमेशा पसंद आता है गोल्ड का इन्वेस्टमेंट। तो गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पास। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या हो सकता है? जो लोग 1990 के बाद में बिजनेस में आए उन्होंने अक्सर ये देखा है कि हमने बिजनेस करके उतना पैसा नहीं कमाया जितना हमने एक प्लॉट लेके रख दिया उसने पैसा कमाया। तो इस जनरेशन का एक्सपीरियंस ये रहा कि रियल एस्टेट अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो रियल एस्टेट भी आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। और कुछ यूथ, युवा और इवन 92 के कुछ लोग जो हर्षद मेहता के टाइम के लोग हैं वो भी स्टॉक मार्केट को एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। लेकिन जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि 92 वाले इन्वेस्टमेंट नहीं मान के वो स्पेकुलेशन मानते हैं और सन 2000 के बाद वाले जो जनरेशन है जो बिजनेस में आई है वो इसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानती है। तो ये सारा आपका किटी हो गया। यहां तक कि कुछ लोग एलआईसी को भी इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जबकि पर्सनली मैं एलआईसी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूं। अक्सर जब मैं किसी से पूछता हूं कि कैसा चल रहा है इन्वेस्टमेंट, तो अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता है कि मेरा एलआईसी में इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, वो बेटर ऑप्शन है कि आपके रिस्क को कवर कर रही है। वो भी एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो फर्स्ट जनरेशन थी, यानी कि जो बेबी बूमर्स वाली जनरेशन थी, उस जनरेशन ने जो 1960 से पहले पैदा हुई है और उनका बिजनेस का एक्सपीरियंस 1960 से लेकर 1990 के बीच का रहा है, यानी कि 1990 तक का इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो इस समय जिन्होंने भी एफडी की उनके रिटर्न बहुत अच्छे रहे। रीजन कि उस समय एफडी पे 13-14% रिटर्न आया करता था। तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा कि बैंक में एफडी करा दो और आपको अच्छा रिटर्न गारंटेड मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन था। और इसके अलावा साथ में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और केवीपी उस जमाने में हुआ करती थी जो बैंक से भी ज्यादा रिटर्न दिया करते थे और इसमें सरकार की गारंटी होती थी। वो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया करते थे। आपको एक बात ध्यान होगा, पोस्ट ऑफिस का पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से कागज का नोट होता है वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। तो इसका मतलब कि वो 100 रुपए के नोट की वैल्यू 100 रुपए सरकार आपको देने का प्रॉमिस करती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू 100 रुपए है। तो इसी तरह पोस्ट ऑफिस में जो भी इन्वेस्टमेंट पेश किया जाता है उसमें सरकार की गारंटी होती है, जबकि बैंकों में ये बात नहीं होती है। बैंकों में 5 लाख तक की गारंटी सरकार की होती है या इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस की गारंटी होती है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ एफडी। और इसके अलावा ये जनरेशन ने ये इसलिए किया
क्योंकि यहाँ गारंटेड रिटर्न आता था और साथ में वो अर्ली टाइम था जब सेविंग करना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सेविंग ही नहीं किया कर पाते थे और साथ में LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर दिया करते थे। LIC में इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, हंसी की बात है, मैं तो फिर भी यही कह रहा हूँ, पर LIC कर लिया करते थे। रीजन कि उस समय फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट के अलावा कुछ होता था तो LIC होती थी, जिसमें ये बता दिया जाता था कि आप 2,000 रुपए महीना देंगे तो आपको 2 लाख मिलेंगे। और उस समय जब 2 लाख सुनते थे तो हमें बहुत बड़ा लगता था, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग लखपति नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे में जब वो सोचते थे कि इतने साल बाद में मैं लखपति हो जाऊंगा, और आज जब उसको 2 लाख मिल रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं तो बिल्कुल ठगा सा गया, क्योंकि उस समय कितने लोगों की महीने की इनकम 2,000 रुपए महीने हुआ करती थी। 1970 की बात कर रहा हूं, जबकि उन्होंने 2,000 रुपए का प्रीमियम दिया है साल का। इसका मतलब क्या हुआ, 2,000 रुपए साल का प्रीमियम, जो शायद उसके 2 और 3 महीने की इनकम के बराबर का पैसा था, वो उसने इन्वेस्टमेंट किया तो आज 2 लाख मिल रहा है। और उस 2 लाख में आज एक कार भी नहीं आती है, जबकि उस समय 2,000 रुपए में प्रॉपर्टी आ जाया करती थी। तो आज 2,000 में प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी की किस्तें नहीं चुकती है, बल्कि यहां तक कि लीज मनी तक नहीं चुकती है, तो उसकी वैल्यू इरोड हो गई। तो इस जनरेशन को देखते हुए सेकंड जनरेशन जो आई, वो आई, उसने ही देखा कि अब LIC में मजा नहीं आ रहा है, पोस्ट ऑफिस में मजा नहीं आ रहा है, तो साथ में उन्होंने जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट किया। उनका एक्सपीरियंस रियल एस्टेट में था, तो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस उनका अच्छा रहा। रीजन कि हमने 1980 से लेकर और 2014 तक रियल एस्टेट बूम देखा है। जो भी रियल एस्टेट में गए उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि 1970 में ऐसा क्या हुआ, 1980 के बाद में फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में पैसे इन्वेस्टमेंट को बहुत कमजोर समझे जाने लगा। तो यहाँ एक स्पेशल काम ये हुआ कि 1970 में यूएस में प्रेसिडेंट ने ये डिसाइड किया, उस समय यूएस की जो भी डॉलर हुआ करते थे वो 100% गोल्ड को रखकर डॉलर इश्यू किया करते थे। क्यों? क्योंकि यदि गोल्ड को मार्केट में एज ए करेंसी वर्क करेंगे तो घिसता है, नुकसान होता है। इससे बेटर है कि उसको तो चेस्ट में रख दिया जाए और उसके अगेंस्ट में डॉलर यानी कि कागज के नोट इश्यू कर दिए जाए, जिस पर 100% बैकिंग की गारंटी गवर्नमेंट दिया करती थी। लेकिन 1971 में इस बैकिंग को डी लिंक कर दिया गया। रीजन कि उस समय यूएस इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी थी, उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। पैसा क्या करते हैं, क्योंकि रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और कंजम्पशन बढ़ाना है। इस तरह की इकोनॉमिक को एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उनको जरूरत थी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, तो इसलिए उसने डीलिंग कर दिया। तो इसका मतलब जितना सोना उनके पास हुआ करता था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने करेंसी यानी कि डॉलर मार्केट में जारी कर दी। कितने जारी की? अमूमन यदि हम माने 6-7% एक्स्ट्रा करेंसी, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट भी करते हैं, वो इशू किए। जब ये 6% फिस्कल डेफिसिट था या 7% या 10% फिस्कल डेफिसिट रहा, तो यही इन्फ्लेशन कहलाता है। इसी के ही हम शॉर्ट में यदि हम कहें तो इन्फ्लेशन कितना है कि जितनी मनी आज मार्केट में फ्लोट कर रही है उससे अगले साल इसी टाइम पर कितनी मनी फ्लोट कर रही होगी, और इसमें जो एप्रिसिएशन हुआ है वो ही इन्फ्लेशन हो गया। इसका मतलब कि 100 रुपए की चीज अगले साल 110 रुपए में मिलेगी। क्यों? क्योंकि 10% करेंसी ज्यादा आ गई है। 10% करेंसी ज्यादा आई तो लोगों के पास इनकम बढ़ी तो उन्होंने खर्चा स्टार्ट किया। जब उन्होंने खर्चा स्टार्ट किया तो चीजों के दाम भी बढ़ने लगे, फैक्ट्रियां लगने लगी, तो इकोनॉमी डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन चीजों की कॉस्ट भी बढ़ने लगी। ये सब चीजें इन्फ्लेशन का काम करती है। इस कारण से क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर था जिसने FD की, वो इन्वेस्टर ठगा सा महसूस करने लगा। तो यही रीजन रहा कि आज भी जब तक इन्फ्लेशन रहेगा तब तक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कोई अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां हमें पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट नहीं देखना है, बल्कि हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या है। रियल इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन क्या है। तो इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन जो होगा वो आपका रियल इंटरेस्ट है। जैसे आज बैंक में FD की रेट 7% है और इन्फ्लेशन की रेट 8% है। इसका मतलब कि आप -1 इंटरेस्ट रेट पर है। जबकि यूएस में यदि हम 1 साल पहले की बात करें या 2 साल पहले की बात करें, जिस समय इन्फ्लेशन नहीं हुआ करता था, तो वहां पर डिपॉजिट की रेट होती थी 0.25% और इन्फ्लेशन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव 0.25% इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। आप एक बात ध्यान रख लें, स्विट्जरलैंड की मैं बात करता हूं, वहां मैं जब गया था तो वहां मैंने क्या महसूस किया कि वहां पर रियल एस्टेट में कोई एप्रिसिएशन नहीं है। रीजन कि वहां पर कोई इन्फ्लेशन ही नहीं है, तो वहां इसलिए रियल एस्टेट में भी एप्रिसिएशन नहीं है। और जब रियल एस्टेट पे एप्रिसिएशन नहीं है तो वहां के पेंशन फंड्स रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे जो रेंटल इनकम जनरेट होती है उससे पेंशन चुकाते हैं। यानी क्या हुआ कि रियल एस्टेट को एज ए रेंटल इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। वहां कोई एप्रिसिएशन नहीं होता है। आज से 10 साल पहले भी जो भाव थे वही आज है, लेकिन आपने कमाया क्या रियल एस्टेट में? वहां पर आपने रियल एस्टेट में कमाया जो आपने किराया वसूल किया या किराया अर्न किया, वही आपकी कमाई थी। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में पोजीशन दूसरी है। यहां पर इन्फ्लेशन है,
दूसरी तरफ कई लोगों की इनकम इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ रही है, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो एक जमीन जायदाद में, नेचुरल है ये कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से ये रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट जो 1980 से लेकर और 2014 तक के लोगों ने बहुत किया और बहुत पैसा भी कमाया। और इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एक और खास बात क्या है कि हमें समझना बहुत ईजी है। जब हम करते हैं, परचेज करते हैं कोई भी रियल एस्टेट, तो क्या होता है कि हमें दिखता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, हम दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और हमें सेंस ऑफ ओनरशिप फील होती है, जिस कारण से इन्वेस्टमेंट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं कि क्वालिटी ऑफ पेपर्स में यदि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो उसने यहाँ नुकसान किया है। इसलिए जिसने भी रियल एस्टेट में काम किया और क्वालिटी ऑफ पेपर्स अच्छे रहे, उसको हमेशा फायदा ही हुआ है। इस पीरियड में हो सकता है कुछ पीरियड ऐसा रहा हो, ब्लॉक ऑफ पीरियड, जहां फायदा नहीं हो, लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट में फायदा हुआ है। अब उसके बाद में आते हैं हम लोग इक्विटी की तरफ। ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो रियल में सन 2004 के बाद में स्पेशल फोकस में आया। पहले 92 में आया था, जबकि हर्षद मेहता का टाइम था। उस समय एज ए स्पेकुलेशन, तेजी मंदी और एग्जिट एंट्री दोनों को ध्यान में रखते हुए उसमें ध्यान रखा जाता था। लेकिन आज के टाइम पर क्या होता है कि आज 2004 के बाद में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई, वहां से जो तेजी चली बाजार में 2004 से लेकर 2008 तक की, वो उस तेजी में ये बता दिया गया या ये महसूस कर लिया गया कि ये भी रियल एसेट है। रियल एसेट कैसे हुआ कि यहाँ पर रियली इंडियन इकोनॉमी ने ग्रो किया है। इंडियन इकोनॉमी ने जब ग्रो किया तो उस तरह से कंपनीज के भाव भी बढ़े, शेयर्स के भाव भी बढ़े, और एक तरह से ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आई। और आप देख रहे हैं 2004 से लेकर 2024 का साल यदि देखा जाए तो इन्वेस्टर को लेके आने के लिए सबसे बेस्ट पीरियड रहा। हिस्टोरिकली भी यदि देखें, जो इन्वेस्टर इस पीरियड में आया और उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसके लिए हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि एज ए इन्वेस्टर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि पैसा कौन ज्यादा कमाता है, बिजनेसमैन या सर्विसमैन, जो जॉब कर रहा है वो या जो बिजनेस कर रहा हो। तो यहाँ क्लियर कट आप कहेंगे कि बिजनेसमैन ही ज्यादा पैसा कमाता है। यदि बिजनेसमैन पैसा कमाता है तो आपको भी यदि पैसा कमाना है तो सबसे पहला ऑप्शन है बिजनेस करें। आप में से कई लोग बिजनेस कर रहे होंगे, तो एक बात मान के चलिएगा, जब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, लिमिटेड कंपनी नहीं है, प्रोप्राइटरशिप पर है या पार्टनरशिप पर है, जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपकी 100% ओनरशिप पर है। इसका मतलब उसके 100% शेयर आपके पास है। अब आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा समझते हैं। कैसे समझते हैं? क्योंकि सपोज आप कपड़े के बिजनेस में हैं, तो आप कपड़े के बिजनेस को बहुत अच्छा समझते हैं, इसीलिए आपको पता है कि कहां से परचेज करना है, कहां बेचना है, किस तरह से बिकता है, और यदि कोई डेड स्टॉक रहता है तो उसको कैसे बेचना है। ये सारी जो डेप्थ नॉलेज होती है वो आपको होती है। इस कारण से आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सपोज कोई बिजनेसमैन नहीं है और वो चाहता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे, तो कैसे कर सकता है? वो आपके पास आ सकता है, आप कपड़े के बिजनेसमैन हो, आपके पास आके कह सकता है कि मुझे 25% का, 20% का, 10% का पार्टनर बना लो। लेकिन आप क्यों बनाओगे? क्योंकि आपको पता है कि पैसा तो आपकी नॉलेज और स्किल से हो रहा है और आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है, आप उसको पार्टनर नहीं बनाओगे। तो ऐसे में ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो हुआ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट, जिसमें शेयर होल्डर अलग चीज होती है और बिजनेस चलाने वाले यानी कि कॉर्पोरेट या फिर हम ये कहें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो पैसा कमा रही है, जिसके पास ऑप्शन है कि पैसा और भी कमाया जा सकता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि पैसा और कमाया जा सकता है, लेकिन उसके पास एक चीज की प्रॉब्लम है, वो है पैसे की। तो उस पैसे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है। नंबर एक, डेट ले लेवे, नंबर दूसरा इक्विटी ले लेवे। यानी डेट लेने का मतलब कि ब्याज पे पैसा ले लेवे, बैंकों से ले, प्राइवेट सोर्स पे ले और अपना बिजनेस कर ले। तो उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। कोई भी बैंक, कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूशन एक लिमिट का ही पैसा देती है। दूसरा ऑप्शन है था इक्विटी। यहां पर पॉजिटिव क्या है कि यहां इसको इक्विटी यदि कोई कंपनी लेती है या कोई कंपनी का मैनेजमेंट एज ए इक्विटी, एज ए पार्टनर आपको लेती है, तो उसको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उसके दिमाग से एक टेंशन खत्म कि मुझे इंटरेस्ट देना है। लेकिन उसको देना क्या है? आपके बिजनेस की यानी कि उसके बिजनेस की हिस्सेदारी यानी कि पार्टनरशिप उसको देनी है। लेकिन क्या पार्टनर, सपोज आप सोचिए 4 पार्टनर जब होते हैं तो बिजनेस कैसे कर पाते हैं? उसमें आपस में ओपिनियन डिफरेंस, कोई कहता है कि मुझे ये करना है, कोई कहता है मुझे ये करना है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, कंपनीज का स्ट्रक्चर है, वो हमें हेल्प करता है। इस केस में क्या होता है कि मैनेजमेंट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता है जो 51% से ज्यादा की मेजोरिटी के साथ जिसके पास होल्ड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं। लेकिन कंपनी वो 10 लोग, 5 लोग, 3 लोग चलाते हैं, लेकिन वो ओनर नहीं है। वो हो सकता है ओनर है वो 51% के या 75% के, लेकिन जो बचा हुआ 10, 20, 25% है वो आप और हम जैसे शेयर होल्डर्स को देकर यानी उनको पार्टनरशिप देकर और पैसा ले लिया जाता है।
तो यही हो गया इक्विटी, यानी कि पार्टनरशिप लेना किसी बिजनेस में। वैसे भी आप सोचिए, चाहे आप बिजनेस भी कर रहे हो, क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आपके बिजनेस में जो स्किल आपके लिए है, क्या आपको पता है कि इन्फोसिस कैसे चलाया जाता है? क्या आपको पता है कोई रिफाइनरी फैक्ट्री कैसे चलाई जाती है? क्या आपको पता है ब्लू डार्ट का कोरियर सर्विस कैसे चलाई जाती है? क्या आपको पता है कि पोर्ट बिजनेस कैसे चलाया जाता है? ये सारे वो बिजनेस हैं जो अच्छे बिजनेस है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते या हमें वो स्किल नहीं है कि जो हम कर सकें। तो ऐसे में यदि हमें इनकी ओनरशिप मिल जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये वो कंपनीज है जो 20 साल पहले भी थी, 20 साल बाद भी है, या इनमें से कुछ कंपनी ऐसी भी हो सकती है जो आज नई नई आई है लेकिन अगले प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उसको पार्टनर बन सकते हैं। किस तरह से? शेयर खरीद कर। तो इसका मतलब कि जब यदि आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस करना होगा। बिजनेस यदि खुद नहीं कर सकते हैं तो शेयर होल्डर बन के बिजनेस में पार्ट बन सकते हैं, और यदि शेयर होल्डर बन के पार्ट बन गए तो आप एक तरह से ओनर हो गए और उसका फायदा आपको होगा। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि मुझे ये तो समझ में आ गई कि मुझे शेयर परचेज करना है, लेकिन किसका परचेज करूं मुझे पता ही नहीं, किसी भी कंपनी का नॉलेज नहीं है। तो आप क्या करेंगे? मतलब कि मैं एशियन पेंट लूं, एसीसी सीमेंट लूं, या फिर कोई भारतीय एयरटेल लूं, या रिलायंस का लूं, या कौन सा शेयर लूं? कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है? क्यों? क्योंकि मैं तो जॉब करता हूं, और मैं जॉब करता हूं सॉफ्टवेयर कंपनी में, मुझे सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, या मैं डॉक्टर हूं और मुझे दवाइयों की थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन मुझे नहीं पता कि दवाई कंपनी कैसे चलाई जाती है, उसमें प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा। तो यहां पर हमें प्रोफेशनल्स की सर्विस लेते हैं, और वो प्रोफेशनल्स क्या काम करते हैं? आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी हाँ, वो प्रोफेशनल्स का काम क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर, फंड मैनेजर हो गए जो आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये उसी तरह का तरीका हो गया कि जैसे आपके घर में शादी है तो आप क्या शादी की सारी मैनेजमेंट करते हैं, या आजकल हम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को काम देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी चीज कहां मिलती है और किस तरह से मैनेज करना है। इसी तरह हमारा जब घर बनता है तो क्या हम खुद सरिया या सीमेंट की ड्राइंग बनाते हैं, या हम घर की ड्राइंग बनाते हैं, या हम प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं जो हमसे कुछ चार्जेस लेते हैं। जब हमें कोर्ट में केस लड़ना होता है तो हमें क्या होता है? हम कोर्ट में जाकर खुद नहीं लड़ते हैं, बल्कि एक वकील को हायर करते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को हायर करते हैं या डॉक्टर की सर्विसेज लेते हैं। इन द सेम वे जब हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम एक को हायर कर सकते हैं। तो इसमें हायर करने के दो तरीके हो गए। नंबर एक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। हम किसी भी ऑथोराइज पर्सन को, सेबी रजिस्टर्ड पर्सन को कह सकते हैं कि आप मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर दीजिए, मेरा ये डीमेट अकाउंट है, और इस डीमेट अकाउंट में आप मेरे बिहाफ पे शेयर परचेज सेल करिए आपकी स्किल का यूज करते हुए, और इसके एवज में आप 1 से 2% जो भी आपके चार्जेस हैं वो लीजिए। तो यहां पर आज के रूल्स के हिसाब से 50 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए। इसी तरह AIF भी हो सकता है जो 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमें डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डीमेट में शेयर्स दे सकते हैं PMS में। क्यों? क्योंकि PMS में काम आपका हो रहा है, आपके नाम से हो रहा है, और आपके डीमेट में हो रहा है, और उसका डिसीजन कौन ले रहा है? फंड मैनेजर ले रहा है, जिसको आप एडवाइजरी फीस दे रहे हो ना। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? वो हो गया म्यूचुअल फंड का। अब आप कहेंगे म्यूचुअल फंड कैसे? म्यूचुअल फंड भी क्या है? एक कंपनी यानी कि जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। तो वो एक कंपनी जिसका कोई प्रमोटर हो सकता है, उसने एक कंपनी फॉर्म की, उस कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक फंड मैनेजर को, टीम ऑफ फंड मैनेजर डिसाइड किया, और वो टीम ऑफ फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करती है किसके बिहाफ पर? आपके बिहाफ पर। और इन्वेस्टमेंट करके वो जो इन्वेस्टमेंट किया किसके डिमेट में होता है? आपके डिमेट में नहीं होता है, बल्कि कस्टोडियन के पास होता है। कस्टोडियन ये एक और अलग पार्टी है। उसका, कस्टोडियन का काम डिसीजन लेना नहीं है, और फंड मैनेजर का काम स्टॉक्स को या पैसे को संभाल के रखना नहीं है। ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का। डिसीजन लेना फंड मैनेजर का काम, कस्टोडियन काम जो भी आपने डिसीजन लिया उसको एग्जीक्यूट करना, और जो आपके शेयर्स या कैश पड़ा है उसको संभाल के रखना। इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। अब जब आप एक बात सोचिए कि आपने डिसाइड किया आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10,000 रुपए हैं, तो हमें सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिलती है? आपके पास 10,000 रुपए है, लेकिन आप चाहते हो बजाज ऑटो या फिर MRF आपको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप 10,000 रुपए में बजाज ऑटो और MRF दोनों ले सकते हो? यदि आपने ले लिया तो भी, यदि एक बजाज ऑटो भी लिया तो भी 9,000 रुपए का तो एक शेयर आएगा आपके पास। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी स्किल है लेकिन सिर्फ एक में इन्वेस्टमेंट नहीं करके इसको डाइवर्सिफाई कर लूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसे में म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके 10,000 रुपए को भी एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर देता है, और उस स्कीम में आपके जैसे हजारों लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा, और वो सब इन्वेस्टमेंट मिला के एक बड़ा कॉर्पस हो गया, सपोज 500 करोड़, 1000 करोड़, और उस 1000 करोड़ में वो 10% बजाज ऑटो ले सकता है या 3% MRF ले सकता है।
तो इसका मतलब आपने जो 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया उसका 10% बजाज ऑटो आपके पोर्टफोलियो में आ गया, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स आपके पोर्टफोलियो के ओनर बन गए आप। यानी कि बजाज ऑटो में जितनी तेजी मंदी आएगी उसमें 10% की तेजी मंदी के हिस्सेदार आप भी होंगे, जो आप सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेके आता है। रिटर्न क्यों लेके आता है, यहां हम एक और बात है कि फ्रैक्शन के कारण वो सारा स्टॉक जो होता है या 1,000 करोड़ का जो स्टॉक है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से कस्टोडियन के पास पड़ा है, तो उसके एवज में आपको क्या दिया जाता है, आपको यूनिट अलॉट की जाती है जिसका भाव बढ़ता है या घटता रहता है। किस बेसिस पर, कि उसके पास जो जो शेयर्स पड़े हैं उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू ईओडी एंड ऑफ द डे में क्या रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एनएवी नेट एसेट वैल्यू या यूनिट की प्राइस बढ़ती या घटती रहती है। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया म्यूचुअल फंड का। तो अब हम किस तरह से आए हमारी बात को समझने के लिए कि नंबर 1, सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखा। इन्वेस्टमेंट में फिक्स इनकम, देन रियल एस्टेट, गोल्ड और साथ में इक्विटी। जब इक्विटी में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं तो हमने क्या देखा कि हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ज्यादा कमाता है। जब बिजनेसमैन ज्यादा कमाता है तो कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या तो हम जाने मेहनत करें या फिर प्रोफेशनल को दे दें। जब हम प्रोफेशनल को देते हैं तो वो हमें पीएमएस देता है या फिर म्यूचुअल फंड देता है। पीएमएस बड़े लोगों के लिए हो गया क्योंकि किटी मिनिमम 50 लाख है, और म्यूचुअल फंड छोटे स्मॉल इन्वेस्टर के लिए हो गया। मैं यदि कहूं कि इस सेंचुरी का सबसे बड़ा इन्वेंशन यदि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हुआ है तो वो म्यूचुअल फंड है। रीजन कि ये इन्वेस्टर को बहुत बड़ी फ्रीडम देता है और छोटे छोटे पैसे को भी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताता है। तो इस तरह से हमने ये डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट हमें करना है और म्यूचुअल फंड में करना है। अब आप कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में तेजी मंदी क्यों आती है, या शेयर क्यों बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, इसका क्या फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला जो सिर्फ मेरे पास है मैं आपको देता हूं। किसी भी स्टॉक का प्राइस लॉन्ग रन में उसमें जितनी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है या ईपीएस ग्रोथ हुई है उतना ही उसमें ग्रोथ होगा। सपोज किसी कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 100 था और उसका प्राइस भी 100 था, तो इस साल बढ़ के प्रॉफिट 120 हो गया है, तो प्राइस भी 120 होना चाहिए। आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि शेयर मार्केट में प्राइस को 2 चीज डिसाइड करती है। नंबर 1 प्रॉफिट, नंबर दूसरा सेंटिमेंट। सेंटिमेंट क्या हुआ कि यदि सेंटिमेंट अच्छे होंगे तो उस प्रॉफिट को भी प्राइस ज्यादा मिलेगी। सेंटिमेंट क्यों डिसाइड करता है? ह्यूमन इमोशंस यहां वर्क करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि आप घर पे आए, अपनी वाइफ को कहा कि कॉफी बनाओ, इससे पहले वाइफ आपके लिए पानी, कॉफी और बिस्किट लेके आ गई। जरा सोचिए आपका सेंटिमेंट उस समय कैसा हुआ? आपका सेंटिमेंट बहुत अच्छा हो गया। आपका सेंटिमेंट अच्छा हुआ तो इसकी बीच में आपकी वाइफ ने कहा कि मैं मेरे पीहर जाना चाहती हूँ, तो चली जाऊं क्या 2 दिन के लिए? आप क्या कहोगे? आपका मूड अच्छा है, आपने कहा ठीक है चली जाओ। क्या एक और बात है कि वहां जाने के लिए मुझे 2 नई साड़ियां भी चाहिए, तो क्या ले लूं? तो आप क्या कहोगे? सेंटिमेंट आपका अच्छा है, आप कहोगे ले लो। लेकिन 1 महीने बाद ही एक दिन आप ऑफिस से आ रहे हैं, बॉस ने आपकी बहुत ज्यादा परेशान किया है, लेट हो चुके हैं, 8:30 बज चुकी है, आप घर पहुंचे, आप थके हुए हैं, परेशान है। ऐसे में जैसे ही आपने घर में एंटर किया, आपकी वाइफ ने कहा ये कोई आने का टाइम हुआ क्या? हमारे तो 7:30 बजे खाना लग जाता है, अब खाना ठंडा है, जाके किचन में खाना ले लो और खा लो। अब इस बात को आप खुद महसूस कीजिए, आपका सेंटिमेंट इसमें कैसा होगा? मूड खराब है, फ्रस्ट्रेशन है ऑफिस की, और साथ में वाइफ ने भी ऐसे बिहेव किया, तो आप क्या कहेंगे? खाना तो खा लेंगे, क्यों? क्योंकि मजबूरी है। लेकिन उसके बाद में जब बेडरूम में जाके वाइफ आपको कहेगी क्या मैं पीहर चली जाऊं, आप क्या जवाब दोगे? आपका सेंटिमेंट खराब है, आप कहोगे नहीं जाना कोई पीहर वेयर, अभी दिमाग खराब मत कर, अभी सोने दे मेरे को, यही कहेंगे ना। और इस मामले में आप एक बात मान के चलिएगा, बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो आपका मूड देखकर अपनी चीज मांगते हैं और उस मूड के हिसाब से आप यस और नो करते हैं। उनको पता है कि कब पापा या मम्मी यस कहेंगे और कब नो कहेंगे। ये सेंटिमेंट का ही गेम है। यही शेयर बाजार में होता है कि जब सेंटिमेंट अच्छा है, यानी कि गवर्नमेंट बन चुकी है, यूएस इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इंडियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कंपनीज प्रॉफिट में आ रही है, तो आपका सेंटिमेंट अच्छा है, तो जो शेयर का भाव 120 रुपए होना चाहिए आप उसी को 130-40 में भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन प्रसन्न है, आप उसको प्रीमियम भी देते हैं। लेकिन उसी तरह यदि कोविड आ गया, कोरोना हो गया, फैक्ट्रियां बंद है, अगले 3 महीने 6 महीने के आपको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, रादर आप तो 2 साल का भी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। रीजन कि आपको पता नहीं फैक्ट्रियां चलेगी या नहीं चलेगी, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, सेंटिमेंट खराब है, तो वही शेयर्स आपको कंपैरेटिव डीप डिस्काउंट में मिल जाते हैं। नहीं, अच्छे सेंटिमेंट और बुरे सेंटिमेंट से भी प्राइस डिराइव होता है, पर लॉन्ग रन में सेंटिमेंट को ओवरकम करके स्टॉक का भाव जो होता है
वो ईपीएस ग्रोथ के अकॉर्डिंग होता है। आप कोई भी स्टॉक का चार्ट देख लीजिए, 10 साल का यदि आप देखेंगे, 10 साल पहले का ईपीएस और आज के ईपीएस में जितनी ग्रोथ आई है लगभग आपको उतना ही ग्रोथ मिलेगा। और क्योंकि सेंटिमेंट लॉन्ग रन में इफेक्ट नहीं डालती, शॉर्ट टर्म में डालती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ग्रोथ इज परमानेंट, सेटबैक इज टेम्पररी, और यही रीजन है कि स्टॉक मार्केट ग्रो करता है। दूसरा एक और फॉर्मूला बताता हूं कि स्टॉक मार्केट क्यों ग्रो करेगा। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है सपोज 7% से, किसी भी इकोनॉमी में वहां का स्टॉक मार्केट कितना ग्रो करेगा, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ आपको दे रहा हूं आज, इसलिए आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रीजन, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको मिल रहा है इस लाइक और सब्सक्राइब के लिए ही मिल रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, किसी भी कंट्री की जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, सपोज इंडिया का जीडीपी है 8%, इन्फ्लेशन है 7%, टोटल हुआ 15%, इसका मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट 15% सालाना से ग्रो करेगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और यदि आपके फंड मैनेजर ने अच्छा किया तो वो 15% से ज्यादा कर सकता है, और खराब किया तो 15% से कम कर सकता है। नहीं, 15 की जगह 17 कर सकता है या 15 की जगह 13 कर सकता है। लेकिन ओवरऑल एज ए बेंचमार्क हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी या कोई भी कंट्री की इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ, जब जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन कोई स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा या कोई बिजनेस ग्रो करेगी, ऐसा क्यों होता है। आप एक बात मान के चलिएगा कि इंडिया की इकोनॉमी 7% या 8% से ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब लोग 7-8% पे ग्रो कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि यदि नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इसमें हो सकता है 7-8 की जगह 2% से ग्रो कर रहा हो। आपका गुजरात महाराष्ट्र स्टेट हो सकता है 7-8 की जगह 15% से ग्रो कर रहा हो सकता है राजस्थान मध्य प्रदेश यूपी ये शायद 10% से ग्रो कर रहा हो, तमिलनाडु और केरला ये शायद किसी और परसेंटेज से ग्रो कर रहा हो। इसका मतलब पूरे देश में अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग सिटी और अलग अलग लोग अलग अलग स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनका कम्युलेटिव एवरेज हो रहा है 8%। तो ऐसे केस में बिजनेस में भी क्या करेंगे, हो सकता है कोई बिजनेस 25% से ग्रो कर रहा होगा, कोई 50% से ग्रो कर रहा होगा, और कोई 2% से ग्रो कर रहा होगा, कोई ग्रो नहीं कर रहा होगा, और कोई नेगेटिव ग्रोथ भी कर रहा होगा। इसका मतलब जीडीपी के एवरेज ग्रोथ 7-8% है। तो ऐसे में आप उन कंपनीज को बाई करेंगे जिनकी ग्रोथ 7-8% से ज्यादा हो। यानी कि हम यदि बेंचमार्क मान लें तो 15% से ज्यादा जो कंपनी ग्रो कर रही है, हम सिर्फ उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये आपके रिटर्न की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। ये वैसे ही है जैसा आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हो, तो आपका बिजनेस क्या परसेंट से ग्रो कर रहा है। डेफिनेटली यदि आप खुद काम कर रहे हो तो आपका बिजनेस 8% से ज्यादा ग्रो कर रहा होगा। रीजन, आप खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोग, सभी कंपनीज अलग अलग स्पेस से ग्रो कर रही होती हैं। ऐसे में आपका काम क्या है, मैं वो बिजनेस करूं जो अच्छा ग्रोथ दे रहा हूं, या मैं उस बिजनेस का पार्टनर या शेयर होल्डर बनूं जो अच्छा ग्रोथ कर रहा हूं। तो वो आप बाई करते हैं, और ये डिसीजन कौन लेता है, या तो आप लेंगे या आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर लेगा। तो यहां तक मैं समझता हूं कि मैं क्लैरिटी दे पाया हूं कि हमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज मेरे पास या आपके पास 10 लाख रुपए, आप कहते हैं कि पंकज लड्डा ने समझा दिया है मुझे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और क्योंकि इसमें जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन के बराबर ग्रोथ देगी, जबकि बैंक एफडी में सिर्फ इन्फ्लेशन के आसपास ही ग्रोथ आ रही है, उससे डबल ग्रोथ मुझे मिल जाएगी, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आज 10 लाख रुपए डाल देता हूं, और किसी कारण से आपने 10 लाख रुपए डाल दिए, कल ही कोई बैड न्यूज आई, जो सेंटिमेंट आज अच्छे थे कल खराब हो गए, तो उस बैड न्यूज से क्या हुआ, 10% बाजार टूट गया। तो आप कहेंगे 10 लाख रुपए आए थे, ये नया नया ज्ञान पिला के चले गए पंकज लड्डा जी, और 10% मेरे तो भाव टूट गए, 10 लाख के 9 लाख ही रह गए। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किया जाए, यहाँ एक बात ध्यान रखता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है, यदि कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में 3 साल या 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो उसके बाद में वो कभी नहीं घबराता, वो इन्वेस्टेड रहता है, वो लॉन्ग रन में यहाँ वेल्थ क्रिएशन करता है। इसका मतलब एज ए फंड मैनेजर या फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारा ये रोल होता है कि हम आपके इन्वेस्टमेंट को इस तरह से प्लान करें कि पहले 3 साल में आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस जाए। उसके बाद में धीरे धीरे जब आपने थोड़ी बहुत ऊंच नीच देख चुकी हो, तो आपका हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा एग्रेसिव लेके जा सकते हैं, और यही आपके इमोशन को मैनेज करना ही हमारा काम है। रीजन, मैंने कई बार देखा है, जनवरी में इन्वेस्टमेंट किया, जनवरी से लेकर मार्च तक बाजार टूटा, लोग छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि जनवरी के सेंटिमेंट में, 31 मार्च के सेंटिमेंट में बहुत फर्क था, 30 मार्च के सेंटिमेंट में बहुत फर्क था, लेकिन 30 मार्च से लेके अभी तक सेंटिमेंट काफी अच्छा हो गया। तो ऐसे में गलत टाइम पे एंट्री को, जिसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कभी भी, उसको दूर करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसका नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये वैसा ही है जैसे आरडी होती है। आरडी में क्या होता है, आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट आपके बैंक से उठाकर आप उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने, वैसे ही जैसे आपकी सैलरी आती है। तो इसमें क्या होगा,
कि हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो जब एसआईपी में क्या होता है, हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो हर महीने अलग अलग प्राइस पे जा रहा है। सपोज आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि हर महीने 10 तारीख को 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो अगले 10 महीने में जब इन्वेस्टमेंट होगा, तो पहला यदि आपने 10% ऊपर खरीद लिया, उसके बाद में बाजार टूट गया, दूसरा सस्ता हो जाएगा, वो आपको फायदा हो जाएगा, तीसरा सस्ता हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, यदि महंगा हो गया तो पहले वाले में फायदा होगा। इस तरह से जब हम टाइम को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, तो हम सेंटिमेंट के रिस्क को कम कर पाते हैं, और जब हम सेंटिमेंट के रिस्क को कम कर पाते हैं, तो आप इन्वेस्टर को बेटर एक्सपीरियंस दे पाते हैं। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन आएगा कि फंड मैनेजर जिसको हम 1-2% देते हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड में आपका क्या रोल है? तो हम एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, या कुछ लोग हमारे जैसे ही एज ए म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी काम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर जैसे भी काम कर रहे हो, हमारा काम होता है कि आपको राइट प्रोडक्ट में लेके जाना। अब राइट प्रोडक्ट और राइट टाइम के लिए लेके जाना, तो यहाँ हमारा रोल ये होता है कि आपका गोल क्या है, आप पैसे से क्या चाहते हो। तो हो सकता है आपको मैरिज करनी हो, अपने बच्चों की एजुकेशन करनी हो, बच्चों के लिए प्लानिंग करनी हो, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना हो, फॉरेन भेजना हो बच्चों को, कार खरीदनी हो, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो, मैरिज एनिवर्सरी 25th या 50th प्लानिंग, कोई भी आपका गोल हो सकता है। आप अर्ली रिटायरमेंट या फिर वेल्थ क्रिएशन, इस तरह के कोई भी गोल हो सकता है। लेकिन यदि इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो आपका गोल 5 साल से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि हमारा रोल, यदि मैं क्लियर शब्दों में कहूं, तो वहीं स्टार्ट होता है जहां 5 साल से ऊपर का आपका इन्वेस्टमेंट हो। यदि आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके गोल को हम इन्वेस्टमेंट से लिंक कर देते हैं। जब ये लिंक कर देते हैं, तो आपको पता है कि आपके लाइफ में, साइकिल में कहां तक आपके खर्चे आने वाले हैं, और उन खर्चों के लिए आपकी प्लानिंग अभी से हो रही है, और उसके लिए आप अभी से कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बस ये काम करना हमारा काम हो गया। तो ये हमारा रोल क्या हुआ, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको आपके गोल तक पहुंचाना, ये हमारा काम हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। आपको पूरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लेकिन पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से इस तरह के और भी डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो हमने सबसे पहले बात क्या की थी, नंबर 1, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन क्या क्या है, जिसमें रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी के अंडर में म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। अब हम जब इक्विटी पे आए, तो हमने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों सोचा, क्योंकि क्लियर बात है कि इक्विटी में या बिजनेस में पैसा बनता है, इसलिए हमें बिजनेस में पार्टनर बनना है या शेयर होल्डर बनना है। शेयर होल्डर किस कंपनी में बनना है ये हमें पता नहीं है, तो हम इसमें प्रोफेशनल को हायर करते हैं, वो प्रोफेशनल हमारे बिहाफ पर ही काम करता है। जब उस प्रोफेशनल को हायर करके हमारे बिहाफ पे काम कर रहा है, तो हम म्यूचुअल फंड लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में सेंटिमेंट के रिस्क को, वॉलेटिलिटी के रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका यूज करते हैं, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हमने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया और ग्रेजुअली किया। जब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया, तो उस इन्वेस्टमेंट से अपने गोल तक कैसे पहुंचाना है, ये हम डिस्ट्रीब्यूटर का काम हो गया। इस तरह से पूरा मैं आपको लेके आया हूं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आया? यदि आया तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड में गोल प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट में आपकी मदद करे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप अपना फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियो आते रहें, तो इसके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराना आपका काम है। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के अलावा और भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आपसे बात करें, तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए 1 लाख सब्सक्राइबर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।